फ्रेंड्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम फॉर मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन मैंने आपको प्रोजेक्टाइल फाइंड एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था। अब उसके आगे हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज द एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम फॉर मोशन इन ए प्लेन। नाउ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज given a plus b plus c plus d is equal to 0 which of the following statements are correct। तो नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी a, b and c and d must be a null vector, must be a null vector। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए null vector मतलब a vector having zero magnitude and having arbitrary direction that is called a null vector। जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होगा और उसकी arbitrary डायरेक्शन होगी उसे हम null vector बोलते हैं। तो क्या ये तीन नल वेक्टर्स हैं। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें इसकी तो जो ए बी सी एंड डी, देखिए हमारे पास मान लीजिए नल कब होंगे जब ए ऐसे होगा, ये बी वेक्टर होगा और ये हमारा सी होगा और ये डी वेक्टर होगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज योर डी वेक्टर। तो वी हैव A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर। जब हम बात करेंगे व्हेन दे आर, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। लेकिन बेटा यहां पर ना तो A वेक्टर 0 है, ना B 0 है, ना C 0 है, ना D 0 है। तो A B C एंड D मस्ट बी ए नल वेक्टर। क्या ये स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी मस्ट बी ए नल वेक्टर, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्या है हमारी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, कोई वेक्टर जीरो नहीं, पर दे आर द इक्वल टू जीरो। किसी और तरीके से होते हैं जीरो, लेकिन अगर हम इसकी बात करें रिजल्टेंट की तो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड पे चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d। तो मैग्नीट्यूड हम लोग मॉडुलस लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d। तो हमारे पास क्या जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस डी। दूसरी तरफ जाएंगे माइनस की हो जाएंगे। सी, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखूं तो a प्लस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस डी का मॉडुलस। जब हम मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू b प्लस डी का मॉडुलस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हट जाएगा यहां से। मींस दीज आर टू आर इक्वल्स बट दे आर अपोजिट। बट मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड इनका क्या है, इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका मतलब द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दैट वी हैव टू सी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, the magnitude of A can never be greater than the sum of the magnitude of B, C and D। तो यहां पे हमारे पास दे रखा है थर्ड प्रॉब्लम हमारी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। the magnitude of A can never be greater than the sum of the magnitude of B, C and D। सी, हमारे पास अगर A वेक्टर है A प्लस B प्लस C प्लस D that is equal to 0, then what is A vector is equal to minus of b प्लस सी प्लस डी। तो यहां से तो क्लियर हो रहा है कि जो a का मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी प्लस डी। इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी प्लस डी। बराबर तो होता है, लेकिन b का और c का जब हम सम करेंगे तो वो a से ग्रेटर नहीं, a से ग्रेटर हो सकता है, a से ग्रेटर हो सकता है पर a से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर फोर्थ प्रॉब्लम क्या है हमारी, b प्लस c मस्ट लाई इन ए प्लेन ऑफ a एंड d एंड इफ a एंड d आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ a एंड d इफ दे आर कोलिनियर।
पहले तो आपको पता है कोलिनियर वेक्टर किससे बोलते हैं। कोलिनियर्स क्या होते हैं, जो सेम लाइन में एक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दे आर कोलिनियर। एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, कोलिनियर्स होंगे। तो मींस दीज आर द कोलिनियर्स वेक्टर की कंडीशन है, एक ही लाइंस में होने चाहिए, उनको हम कोलिनियर्स वेक्टर्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है कि जो ए बी एंड सी एंड डी, बी प्लस सी, सी मान लीजिए हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास सी है और ये डी वेक्टर है। तो बी प्लस सी क्या होगा, यहां से ये जो रिजल्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, बी प्लस सी मस्ट लाई इन ए प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। तो देखिए ए और डी वो कोलिनियर नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है, लेकिन बी प्लस सी जो इस एक ही लाइन में, मींस व्हाट वी कैन से, बी एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में है तीनों, एक ही प्लेन में ए डी एंड बी प्लस सी। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट तो करेक्ट है, ए डी जो है इसी प्लेन में है, सेम प्लेन में है। जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, दूसरा वेक्टर ऐसे ही है और तीसरा इसी प्लेन में, तो दीस थ्री आर लाइन इन सेम प्लेन। तीसरी बात, A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear means A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear means अगर आपके पास B और C इस तरफ को ऐसे एक ही लाइन में है तो इनको रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए, क्योंकि उनका सम जीरो है, तो हमें इनको किसको, जो A और D होगा वो इसी लाइन में इस तरफ को नेगेटिव डायरेक्शन में हमें इनको लेना पड़ेगा। तो इनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इन द लाइन ऑफ ए एंड डी होंगे अगर दे आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर होंगे तो इन्हीं की लाइंस में होंगे बी और सी, ए एंड डी जो है ए एंड डी, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी की लाइन में ही होंगे अगर बी प्लस सी, इधर को बी प्लस सी करेंगे, इधर को ए प्लस डी करेंगे, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। तो व्हाट वी कैन से, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो चलते हैं हम लोग, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा, ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन, मतलब कोई यात्री है वो नए कस्बे में आया और विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन, जो उसका स्टेशन था रेलवे स्टेशन, टू होटल जाता है, लोकेटेड 10 किलोमीटर उसका होटल है स्टेट रोड पे फ्रॉम द स्टेशन। ए डिसऑनेस्ट कैबमैन, मतलब एक टैक्सी वाला कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्कुटस पाथ, मतलब सर्कुटस पाथ मतलब डिफरेंट पाथ से उसको 23 किलोमीटर लंबे रास्ते से ले गया और होटल में पहुंचाया, उसने 28 मिनट्स लिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, टैक्सी की एवरेज स्पीड क्या होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी और द टू इक्वल, देखते हैं इन दोनों को, इक्वल तो कभी नहीं होगी। तो ये मान लीजिए हमारा स्टेशन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये स्टेशन है, ए स्टेशन है मान लीजिए, और ये हमारा होटल है बी, दिस इज होटल, ये स्टेशन है। तो स्टेशन से कितने किलोमीटर है हमारा, जो मींस थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, दिस इज आवर स्टेशन, ये दिस इज आवर होटल, इनके इसके बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। लेकिन टैक्सी वाला उसको कैसे इधर ऐसे ऐसे घुमाते हुए किसी पाथ से यहां लेके गया, ये पाथ कितना है 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर पाथ से ले गया। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है और ये डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्ट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है हमारे पास, ये क्या है पाथ लेंथ है। तो मींस a cabman takes him along a circuitous path along and reaches the hotel in 5 minutes। टाइम कितना दे रखा है आपके पास, अगर सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ दैट इज इक्वल टू 28 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ टाइम दैट इज टाइम इज 28 मिनट्स, 23 किलोमीटर, सॉरी पाथ लेंथ कितनी है 23 किलोमीटर रास्ते से ले गया। तो टाइम कितना है हमारा, टाइम इज इक्वल टू 28 मिनट्स। हमने मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करना है, आवर्स में करना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले या तो एसआई में चले जाओ या मतलब एक यूनिट लेना हमने, तो यहाँ पे किलोमीटर में तो आवर्स में ले लेते हैं, 28/60 कर देते हैं। जब हम 28/60 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 14 और यहाँ 30, 7/15 आवर्स मीन्स 7/15 आवर्स।
इतना टाइम लिया। तो हमें पता है जो एवरेज स्पीड होगी, दैट इज एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां पे पाथ लेंथ कितना है, दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 7/15। तो 15 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यू विल गॉट 23 into 15 डिवाइडेड बाय 7। 23 into 15 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। जब ये 7 आ जाएगा देन व्हाट विल यू गेट, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 23 into 15 कर लेते हैं। 23 into 15 345 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, 28 और 7 35 होते 6 8 65, 9.30 बन जाएगा 43। तो व्हाट इज द किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आवर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है, 49.43 किलोमीटर पर आवर। अब हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में कितना गया, 10 किलोमीटर गया। तो हमारे पास 10 किलोमीटर दिया हुआ, 10 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, दैट इज 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मींस हमारे पास यहाँ टाइम कितना है 17 पाई, टाइम दे रखा है 17/15, 150 बटे कितने हो जाएंगे 7। तो हम इसको सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल यू गॉट, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 और 2 30, मींस लगभग हमारे पास 21.4 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आ जाएगी, 21.43 किलोमीटर, 3 लगा लीजिए साथ में क्योंकि एक बढ़ जाएगा इधर से, किलोमीटर पर आवर, दैट इज आवर एवरेज वेलोसिटी। तो इज दे आर इक्वल्स, नो, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम हमारे पास है। तो एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये इक्वल तब होती है जब स्ट्रेट पाथ होता है। जब स्ट्रेट पाथ होगा तो दोनों इक्वल होंगी, लेकिन पाथ कैसा था, सर्कुलर था, जिगजैग पाथ था, तो दोनों इक्वल नहीं होंगी। स्ट्रेट पाथ में ही एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड के बराबर होगी। तो आगे चलते हैं, हमारी प्रॉब्लम है, A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। मींस एक क्रिकेटर ने बॉल को थ्रो किया, ऐसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे यहां से थ्रो किया तो बॉल ऐसे जाके गिरा, कितनी दूरी के ऊपर गिरा, जा करके यहां से 100 मीटर के ऊपर गिरा जा करके। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थी इसकी, तो इसका मतलब उसने उसको किस एंगल के ऊपर फेंका होगा, किस एंगल के ऊपर फेंका होगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री के ऊपर। ये मैंने कराया होगा, 45 के ऊपर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अब उसने सेम बॉल को ऊपर की तरफ को फेंका विद सेम वेलोसिटी, तो ये यहाँ पर ये कितना हाई गया होगा, तो हमने यहाँ पर ये क्या निकालनी है, हाँ ऊपर की तरफ को फेंकेंगे तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। रेंज हमारे पास मैक्सिमम कितनी दे रखी है, दैट इज 100 मीटर दे रखी है। जो रेंज होती है, रेंज का क्या फार्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। जब हम थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होगा दैट इज यू स्क्वायर बाई जी होगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा। तो यहां से हमारे पास रेंज मैक्सिमम दे रखी है 100 मीटर, तो हम लोग यहां इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मींस यू स्क्वायर बाई जी हमें कितना दे रखा है, यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 100
मीटर, देन व्हाट इज u इक्वल टू 100 इंटू जी का अंडर रूट। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है हमें वर्टिकल मोशन स्टडी करना पड़ेगा, तो हमारे पास वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? Same ball को ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हम लोग ये लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। स्केलर इक्वेशन है ये, इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी 0 होगी, ये तो हमें पता है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a जो है वो माइनस जी होगा जब हम ऊपर को जाएंगे, और s कितना है h मैक्सिमम है। तो हम वैल्यूज रख देते हैं, मींस b स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 100 g का अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, 2 इंटू जी इंटू एच कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 100g इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, यहां से g से g कैंसिल हो जाएगा और h सॉरी माइनस कट जाएगा, माइनस तो यहां कैंसिल आउट हो चुका है, इसका माइनस इससे कैंसिल हो गया है। h इज इक्वल टू 100/2 मींस 50 मीटर। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, रेंज मैक्सिमम जो होती है वो 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब अगर इसका तो आंसर ऐसे निकलता है कि अगर हम लोग आर मैक्सिमम अगर मान लीजिए 100 है तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा 50, अगर आर मैक्सिमम 200 है तो एच मैक्सिमम कितना आ जाएगा 100 मीटर। ये तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा फार्मूले से इसको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A man can swim with a speed of 4 km/h in a still water. स्टिल वाटर में कोई आदमी कितनी स्पीड से तैर सकता है 4 km/h से। How long does he take to cross a river 1 km wide? If the river flows steadily at a 3 km, मतलब 1 km रिवर को पार करने के लिए उसने कितना टाइम लगेगा, एंड रिवर फ्लो जो है 30 किलोमीटर कितना लॉन्ग, मतलब वो कितना आगे जाकर के पहुंचेगा, एंड मेक्स स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर। अब यहाँ पे स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर का मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल टू द रिवर मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर जा रहा है, करंट रिवर करंट के परपेंडिकुलर जाएगा वो। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, वो टाइम तो पहले टाइम निकालना है और वो रिवर से कितनी दूर के ऊपर बाहर निकलेगा व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। अगर इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास रिवर है और रिवर में रिवर कितनी वाइड है, इट इज 1 किलोमीटर वाइड, ये हमें दे रखा है रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड एंड हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस रिवर, द रिवर फ्लोज स्टेडली, रिवर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है वाटर की 3 km/h, ये वेलोसिटी है रिवर की। एंड स्ट्रोक नॉर्मल टू द, मतलब वो कैसे तैर रहा है नॉर्मल टू द रिवर तैरेगा वो। एंड करंट हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक, मींस वो जैसे यहां से तैरेगा तो इस तरफ को रिवर की जो वेलोसिटी है वाटर की दैट इज 3 km/h है वेलोसिटी, और इस तरफ को जो वो मूव करेगा इस तरफ की जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज 4 km/h से तैर रहा है वो। तो अब इसे वो जो तैरेगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो इन दोनों का आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे वो रिवर को क्रॉस करेगा और यहां पर जाकर के यहां इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी, मींस हमें ए सी फाइंड आउट करना है और इसको पार करने के लिए कितना टाइम लगा, ये दो चीजें हमको निकालनी है। अब सबसे पहले बात तो ये है यहाँ पे कि वो 3 km/h से रिवर फ्लो कर रही है और 4 km/h से ऊपर जा रहा है वो कांस्टेंट, मींस ये जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी समझ लीजिए या रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, यहां पर भी हमारी 3 किलोमीटर होगी और इधर को 4 किलोमीटर, यहां पर भी हमारी 3 और यहां को 4। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ना तो वो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है
वो कुछ नहीं कर रहा है, मींस अगर वो एफर्ट लगाएगा तो हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस केस में मोशन हम यूज करेंगे, मोशन यूनिफॉर्म है। मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ना तो वो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, ना मतलब ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो हमारी बार बार वेलोसिटी चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। तो बात करते हैं जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ किसकी, रिवर की जो वेलोसिटी है, दैट इज रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट की वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी हमारी, इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ को वाई एक्सिस है, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी 3i कैप प्लस 4j कैप। इस तरह रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप लेते हैं और y एक्सिस में j लेते हैं और z कैप में k लेते हैं। इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, i कैप, j कैप एंड k कैप। कभी भी i कैप आएगा मींस x एक्सिस, j कैप आएगा मींस y एक्सिस एंड k कैप आएगा मतलब z एक्सिस। तो 3i कैप प्लस 4j हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां पे ये क्वेश्चन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यहां पे चल पड़ेगी हमारी क्वेश्चन। हमने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, दिस इज s। अगर मैं s की बात करूं, इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो इस डिस्प्लेसमेंट का इस तरफ को जो कंपोनेंट है टुवर्ड j डायरेक्शन में वो 1 है, और इस तरफ को मान लीजिए ये डिस्टेंस x है जो हमने फाइंड आउट करना है, एसिया में फाइंड आउट करना है। तो मैं s को लिखता हूं, s वेक्टर इज इक्वल टू योर j कैप मींस xi कैप प्लस j कैप, लिखता हूं इसको डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, xi कैप प्लस j कैप होगा। तो हम लोग s की जगह क्या लिख देते हैं, x इंटू i कैप प्लस j कैप। अब मैंने j कैप क्यों लिखा, क्योंकि यहां 1 है तो 1 इंटू j कैप होगा ये, तो 1 इंटू j कैप, दैट्स व्हाई रिटन इज j कैप इज इक्वल टू u कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू t प्लस 0, क्योंकि a कितना है 0 है। मैंने पहले बोला कि ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड दिस साइड दैट इज मीन 0। तो हमारे पास क्या आ गया, xi कैप प्लस j कैप दैट इज 3i कैप प्लस 4j इनटू t इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग कर देते हैं xi कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 3 इनटू t इनटू i कैप प्लस 4 इनटू t इनटू j कैप। अब हम पता है इस इक्वेशन में हम लोग जो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करेंगे i कैप के साथ और j के साथ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j कैप, ये कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 3t एंड 4t इज इक्वल टू 1, मीन t इज इक्वल टू 1/4r आ गया, 1/4r, क्योंकि किलोमीटर्स में तो यहां आवर्स में आ गया। 1/4 आवर्स का मतलब होता है, मींस हम लोग क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, हमारे आ जाएगा 15। तो 15 मिनट्स में वो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करेगा। हमारे पास टाइम आ गया, हम इस टाइम की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x क्या आ जाएगा 3/4, 3 इंटू 1/4 दैट इज 3/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्स टू इक्वल टू, दिस इज इन किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर। तो मींस व्हाट इज दिस डिस्टेंस, x इज इक्वल टू 75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर। हम इसको मीटर में भी कसते हैं, मीटर में कन्वर्ट 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में आ जाएगा 750 मीटर। तो जो x है ये कितना है 750 मीटर, और टाइम कितना हुआ 15 मिनट्स वो लेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए, 15 मिनट्स लगेंगे। और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा वो यहां आकर के निकलेगा 750 मिनट। जैसे आप ऐसे जाएंगे ना, रिवर चल रही है तो आप जाएंगे तो अपनी तरफ से नॉर्मली, लेकिन गिर जाएंगे कहां को, ऐसे जाते जाएंगे और यहां पे निकलेंगे आप लोग जाकर के,
तो दिस इज योर द प्रॉब्लम. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि टाइम कम है. Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella to so as to protect herself from the rain? एक औरत है जो कितनी रेन जो फॉल कर रही है वो 30 मीटर पर सेकंड से फॉल कर रही है, और वुमेन जो उसको साइकिल पे चली हुई है कितनी 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. अब हम एक्चुअली हमें पता डायरेक्शन तो क्या होती है, इधर होती है नॉर्थ, इधर साउथ होती है, इधर ईस्ट होता है, उधर वेस्ट. लेकिन इस केस में कुछ अजीब है कि ये वुमेन इज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. अब वर्टिकली रेन फॉल कर रही है और औरत भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा. तो हम लोगों को कुछ यहाँ एजम्पशन करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करने के लिए. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को हम ऐसे ले लेते, दिस इज, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, हमने एज्यूम किया दिस इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन में जो है वो वुमेन जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी वर्टिकली. रेन इज फॉलिंग, बट अब रेन ऐसे फॉल कर रही है, मान लीजिए ये रेन फॉल कर रही है ऊपर से नीचे को, कितनी वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से. और ए वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से वुमन जा रही है साइकिल के ऊपर. What is the direction in which she should hold her umbrella so as to protect herself from the rain? अगर वुमन ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे इधर से ऐसे अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा. तो हमारे पास हमें दिया हुआ है B rain that is 30 मीटर पर सेकंड एंड B bicycle that is equal to 10 मीटर पर सेकंड. अब इस केस में क्या होगा, जब ये दोनों चल रहे तो यहाँ रिजल्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस रेन बाइसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू relative velocity of rain with respect to bicycle हमने निकालनी है. मींस हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी relative velocity of rain with respect to bicycle is equal to, आपको तो that is br minus bv, bicycle velocity से माइनस हो जाएगी हमारे पास. तो relative velocity की बात करें, अगर वो यहां से हमें इसको निकालना है तो ये 30 मींस हम इसको कैसे लिखते हैं, मींस ये 10 मीटर पर सेकंड है तो हमें माइनस bv करना पड़ेगा. तो bv हमारे पास 10 है तो इस तरफ को हमारा bv आ जाएगा -10. टुवर्ड दिस साइड इट विल कम्स, क्योंकि इधर को जा रहा है तो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज 10 प्लस का हो जाएगा इस तरफ को, और इट इज -30 इनटू दिस इज j कैप एंड दिस इज 10 इनटू i कैप. तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन दैट इज इक्वल टू 10 i कैप -30 j कैप. मींस द वुमन शुड होल्ड her umbrella in the direction of relative velocity, direction of relative velocity of rain with respect to bicycle. तो relative velocity तो या इसका मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा. ये जो होगा हमारा वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, 10 i कैप -30 इनटू j कैप के बराबर. तो ये इसके सामने वाला है तो हम इसको लिखते हैं इट इज 10 एंड दिस इज योर 30. ये हमारा एंगल बनेगा. मान लीजिए दिस एंगल इज बीटा, इसके ऊपर हमने ऐसे हमें यहाँ पे क्या रखेंगे, वी विल होल्ड आवर अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन. सी दिस इज आवर अम्ब्रेला को हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे. हमने ये एंगल बीटा फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं लेना, tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan बीटा. व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मींस 10 डिवाइडेड बाय 30 मींस 1/3. जब हम उसको सॉल्व करेंगे 1/3 को तो 0.333 आएगा. अब हमें tan वाला जो टेबल होता है बुक में वो आपने खोलना है और 10 वाले टेबल में देखना है कि 0.333 वैल्यू कहां पे लाइज करती है. जब हम इसको टेबल को ओपन करके देखेंगे, जब मैं मैथमेटिकल लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें मैं डालूंगा किस तरह से वैल्यू देखी जाती है, मैथमेटिकल टूल्स में मैं आपको बना के दूंगा. तो आप मेरा एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स में जाकर के देख सकते हैं किस तरह से ये वैल्यू निकाली जाती है, किस तरह से टेबल पढ़ा जाता है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जब हम टेबल देखेंगे 18 डिग्री के पास में आएगी लगभग. तो मैं टेबल में देखते हुए बताता हूं आपको. द वैल्यू कम्स टू बी 18 डिग्री और 26 मिनट के बराबर आएगी. तो उसको कितने डिग्री के ऊपर अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, 18 डिग्री के ऊपर अम्ब्रेला
होल्ड करना, ऐसे ऐसे होल्ड करेगी वो अमरीलो को ऐसे। जब ऑब्वियस ऐसे देखेंगे आप इधर को जा रही है तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा उसको टेढ़ा इस तरह से, जिससे वो बारिश से बच सके। तो दिस द कंसेप्ट ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटी। अब बेटा आप लोग एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स में जाकर के मेरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सारे वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।